वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एसएसटी विद्यालय में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 10th का जो आपका चैप्टर 4 है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं, काफ़ी हमारा ये छोटा सा होगा सेशन, तो इसमें ज़्यादा आपको नहीं, बस 2 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला तो आपको व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और सेकेंड आपका जो है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये 2 टॉपिक आपका बुक में दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है। और एक एडिशनल टॉपिक है आपका G20 का। जो G20 का वीडियो आपके बुक में तो है नहीं, बट CBSE ऐड कर चुका है, तो इसको आपको पढ़ना है, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। तो आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो समझना होगा पहले कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। शॉर्ट आंसर बन जाता है कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, तो इसको समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। देखिए, ग्लोबलाइजेशन वर्ड बना है ग्लोबल से, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस को दिखाता है जिसमें कई अलग अलग कंट्री के बीच में जो कनेक्शन हमारा होता है, वही चीज़ को हमारा ये क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन को दिखाता है। इसलिए हमारा लिखा है इसमें क्या, कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। काफ़ी तेज़ी से जो हम लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो कनेक्शन बना रहा है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। जिसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हमारा ये फॉर्च्यूनर है। तो फॉर्च्यूनर टोयोटा कंपनी का है, तो हम लोग इसी का एग्जाम्पल लेंगे कि टोयोटा कंपनी है जो कि MNCs हम लोग इसको बोलते हैं। आगे हम बात वही करेंगे कि MNCs होता क्या है, ठीक है। तो टोयोटा के थ्रू हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे बोला गया है द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ टोयोटा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात किया गया है टोयोटा कंपनी का, हम लोग बात भी कर रहे हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टोयोटा। इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसेज कार्स फॉर द इंडियन मार्केट्स। ये हमारे इंडिया में कर्नाटक स्टेट में अपना ये प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, जो कि इंडिया के लिए सिर्फ ये नहीं बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो बाद बाकी इंडिया के अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लाइक कह सकते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान वगैरह का जो भी अलग अलग कंट्रीज़ है, ठीक है, तो वो बाद बाकी कंट्रीज को भी इंडिया से सप्लाई करता है। और भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीका वगैरह सब में भी यहाँ से सप्लाई होता है। एंड एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मैन्युफैक्चरर्स अराउंड द वर्ल्ड। और नो डाउट हम लोग जो कार लेते हैं तो उसका सर्विसेज वगैरह करवाने के लिए कई सारा उसका पार्ट पुर्जा होता है, जो कंपोनेंट्स कहलाता है, तो वो सब भी मैन्युफैक्चर होकर के वर्ल्ड के बाद बाकी जगहों पे वो सप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा था ये, देख लिए। फिर आगे आप देखते हैं MNC, जैसा कि हम लोग बात किए अभी MNCs के बारे में। तो MNCs का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी इसको हम लोग बोल देते हैं। बट ये MNCs है क्या, थोड़ा सा डिफाइन करके समझते हैं। इट इज़ ए कंपनी दैट ऑपरेट्स इन 2 और मोर कंट्रीज। मतलब कोई भी कंपनी हो, आपके दिमाग में जो भी कंपनी आ रहा है, आप कोई भी कंपनी को सोच लीजिए, कोका कोला कंपनी हो, कोई भी हो, अगर वो एक कंट्री के अलावा, मतलब कह सकते हैं सिंपल वर्ड में 2 या उससे ज़्यादा कंट्री में अगर वो फैला हुआ है, तो हम लोग उस कंपनी को MNC कह सकते हैं। तो इसमें लिखा भी है विद इट्स हेडक्वार्टर इन 1 कंट्री एंड ब्रांचेज इन अदर कंट्री। मतलब इसका हेडक्वार्टर एक होगा और ब्रांचेज कई अलग अलग कंट्री में होगा। तो अभी टोयोटा का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, टोयोटा का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, जापान में, और बाद बाकी कंट्री में वो फैला हुआ है, उसका ब्रांच है, ठीक है। तो MNC आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो इसमें हम लोग देखते हैं आगे, ये MNCs के थ्रू होता क्या है, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। सामान हो गया, सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कैपिटल का, पैसा का, कई सारे अलग अलग चीज़ों का, इवन नॉलेज का भी होता है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो इसमें काफ़ी हेल्प करता है ये। फिर आगे देखते हैं, तो बिसाइड्स द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, मतलब कि जो सामान हो गया, सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इस सब के थ्रू तो कनेक्ट हैं ही हम लोग ग्लोबली अलग अलग कंट्री से। देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। दूसरा और रास्ता है जिससे कंट्री आपस में कनेक्ट है, वो कैसे, तो थ्रू दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। मतलब लोगों का जो आना जाना होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उससे भी हम लोग कनेक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए, पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। जो लोग इधर से उधर जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, आखिर क्यों जाते हैं, बेहतर इनकम के लिए, कोई अच्छे जॉब वगैरह के लिए, कोई बेहतर एजुकेशन के लिए जाते हैं, सबका अलग अलग पर्पस हो सकता है। तो इस तरह से कई अलग अलग कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये समझते हैं क्या है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड में पूछ लेता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बैंक्स में वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन बैंक को तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ही। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है टेक्नोलॉजी। देखते हैं टेक्नोलॉजी का क्या कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो टेक्नोलॉजी का देखते हैं क्या कैसा है। तो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर्स दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये जो काफ़ी तेज़ी से इंप्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी एक बूस्ट किया, थोड़ा सा है ना, काफ़ी इसको बढ़ाया है। क्या कैसे है, तो देखिए अगर हम लोग, तो पास्ट 50 ईयर्स हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। पिछले 50 साल में देखिए तो ट्रांसपोर्ट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट मतलब कह सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो आपके बुक में होगा, एक बॉक्स में दिया गया कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब पहले एयरवेज के थ्रू होता था जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाता था। ठीक है, तो बाद में फिर क्या हुआ, शिप वगैरह सब लाया गया। ठीक है, जो शिप लाने से होता क्या है कि मेनली एक साथ में बल्क में हम लोग कई सारा अलग अलग सामान भेजते हैं, जो क्या होता है कॉस्ट उसका काफ़ी कम पड़ता है। तो इससे हमारा एक साथ में काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह जाता है तो कॉस्ट कम पड़ता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा पढ़ करके। अब हमारा जो नेक्स्ट बात करते हैं इसी में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। ठीक है, कैसे देखते हैं। इन रिसेंट टाइम्स, कुछ हाल ही के दिनों में अगर देखें, टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बिन चेंजिंग रैपिडली। ये काफ़ी तेज़ी से चेंजिंग कर रहा है हमारे डेली लाइफ स्टाइल्स को। ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह क्यों ना हो ये सब। तो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जैसे कि टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, इवन उसमें हमारा मोबाइल फ़ोन आ जाता है, फैक्स आ जाता है। ठीक है, आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। वर्ल्ड के किसी भी कोना से हम लोगों को किसी भी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग इन सब चीज़ों का हेल्प लेते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग रिमोट एरियाज़ तक को भी कनेक्ट कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं वहाँ से। रिमोट एरियाज़ कहने का मतलब विलेज एरियाज़। ठीक है, तो इसमें है क्या कि एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। आज के टाइम में कंप्यूटर हर एक फील्ड में एंटर कर चुका है। चाहे आप दुकान पे जाइए या स्कूल में जाइए या किसी भी शॉप पे जाइए, डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, हर जगह पे आपको कंप्यूटर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक एग्जांपल दिया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया गया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें दिया गया है कि कैसे, देखिए एक मैगज़ीन है। ठीक है, कह सकते हैं ये मैगज़ीन है कहाँ का, तो लंदन का है मैगज़ीन। ठीक है, जो दिल्ली में सारा कुछ वो भेजता है इन्फॉर्मेशन, और दिल्ली में इसका स्टाफ बैठा हुआ है। ठीक है, और सारा कुछ वो डिज़ाइन करके, सेटअप करके, ठीक है, बढ़िया से वो एकदम पूरे प्रिंट कर देता है और एयरवेज के थ्रू यहाँ से वो सप्लाई कर देता है। ठीक है, जो कि ये सारा चला भी जाता है वहाँ पे। तो ये सारा पॉसिबल हुआ है कैसे, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए न्यूज़ था, सब कुछ था, कहाँ का आया हुआ, लंदन का। वो भेजा गया फैक्स करके, ईमेल करके दिल्ली में, सब कुछ यहाँ पे डिज़ाइन हुआ, प्रिंट हुआ और एयरवेज के थ्रू उसको भेज दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे वो पब्लिश हो गया, और इवन पेमेंट जो आया इस कस्टमर को, मतलब कि ये जो बनाने वाला था, जो डिज़ाइनर था, उसको ई बैंकिंग के थ्रू आया, मतलब इंटरनेट के थ्रू। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पे जो कह सकते हैं कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कैसे हमारा ये इंटरनेट कैसे हेल्प किया है, किस तरीके से। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारा इसमें है नेक्स्ट टॉपिक, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, पहले समझना होगा कि ये लिबरलाइजेशन है क्या। ठीक है, तो देखिए लिबरलाइजेशन वर्ड बना है लिबरल से। ठीक है, लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। तो किस चीज़ का आज़ादी का बात कर रहा है, देखते हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रोक लगाया जाता है, बैरियर लगाया जाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, उसको हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लिबरलाइजेशन क्या होता है, तो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आपके बुक में होगा एक पिक्चर, ठीक है, जो कि टॉपिक से बाहर है, बट फिर भी यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेना जरूरी है। आप हम सब लोग हैं ना, इवन हम भी बचपन में बहुत सारा आप लोग चाइनीज़ खिलौना वगैरह यूज किए होंगे। ठीक है, तो उसी पे ऊपर में हमारा दिया गया यहाँ पे, सपोज करते हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा देते हैं जो भी चाइना से आता है, टॉयज़ वगैरह, तो क्या होगा।
काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज। अब होगा क्या कि जो बिजनेसमैन है जो चाइना से टॉयज लाएंगे और सरकार उनसे ज़्यादा टैक्स लेगी, तो वो तो टैक्स हम लोग से ही वसूलेंगे, कस्टमर से ही लेंगे। तो इससे होगा क्या, सामान का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो टैक्स कहीं ना कहीं उस सामान पे लगेगा, गुड्स पे लगेगा, जिससे क्या होगा, प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर क्या है, चाइनीज़ टॉय विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट। जो चाइना का सामान आया, टॉयज खिलौना आया, वो अब सस्ता नहीं रहेगा, और इसकी वजह से होगा क्या, ऑटोमेटिकली चाइना से सामान आना कम हो जाएगा, क्योंकि सस्ता नहीं होगा, महंगा होगा, तो लोग यहाँ पे कम खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे तो वहाँ से सामान कम आएगा। तो फिर होगा क्या, इससे हमारा इंडियन प्रोडक्ट का बिक्री ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बिकने लगेगा। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रॉस्पर। तो हमारे यहाँ का जो अपना इंडियन टॉय मेकर्स है उनका सामान फिर ज़्यादा बिकने लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि दो खिलौना है, खिलौना ए और खिलौना बी। जो खिलौना ए आ रहा है चाइना से और खिलौना बी बन रहा है इंडिया में, तो ए जो है खिलौना टॉय है, उस पर टैक्स की वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा महंगा हो गया। और जो बी है वो इंडिया का प्रोडक्ट है, उस पर टैक्स ज़्यादा नहीं लग रहा है, ना के बराबर में लग रहा है, तो वो कम दाम का है। तो ऑब्वियसली बात है कि लोग कम दामों का चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे, इससे हमारा इंडियन टॉय वगैरह ज़्यादा बिकेगा। तो अब देखते हैं इससे क्या होगा हमारा। जैसा कि हम ये बात किए हैं कि जो चाइना का जो टॉय है उसके ऊपर में जो टैक्स लगाया ना, यही क्या कहलाता है, ट्रेड बैरियर। तो लिखा भी है कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। जो सामान आ रहा है यानी कि इम्पोर्ट हो रहा है, उस पर जो हम लोग टैक्स लगाएंगे वही क्या कहलाता है, ट्रेड बैरियर, ठीक है। तो देखिए क्या है फिर आगे, आखिर ये करता क्यों है गवर्नमेंट, आखिर ये क्यों करते हैं, देखते हैं। गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कह सकते हैं डायरेक्टली कंट्रोल करना, रेगुलेट करना फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कौन सा सामान हमारे यहाँ पे कितना आना चाहिए और कितना बिकना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट तय करते हैं। गवर्नमेंट अगर सोच ले कि यहाँ पे सामान का बिक्री बहुत कम हो, तो गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगा, ठीक है, जिससे कम लोग खरीद पाएंगे, ठीक है। मिडिल क्लास वगैरह लोग तो खरीद ही नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग आईफोन का। आईफोन आज सपोज करते हैं कि नॉर्मली 50-60,000 का हमारा आता है, स्टार्टिंग प्राइस रहता है उसमें। लेकिन वही अगर देखिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दे तो एक आईफोन का प्राइस हो जाएगा, स्टार्टिंग प्राइस अगर सपोज 2 लाख रुपीज़, नो डाउट बिकेगा। लेकिन क्या भी जिस स्केल से बिक रहा है क्या उतना बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो सिंपल वही कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट बैरियर्स लगाते हैं ताकि सामान कितना आए और कितना ना आए, मेनली इनडायरेक्टली कह सकते हैं रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या बोला गया है, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कहा जा रहा है क्या यहाँ पे, आज़ादी के बाद हमारे भारत सरकार बैरियर्स लगाए फॉरेन ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। फॉरेन ट्रेड मतलब कि कोई भी देश से हम लोग कह सकते हैं कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई यहाँ पे फॉरेन का कंट्री यहाँ पे आ सकता है। आखिर क्यों किया ऐसा, देखिए, दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी था। क्यों, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, ताकि विदेश से जो अलग अलग कंट्री है, जो जैसे कि बात करते हैं अपने इंडिया का ही कोई कंपनी है, वो स्टार्टिंग में बनाना शुरू करेगा तो वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, और उसी टाइम में विदेश का कोई आ जाएगा, फॉरेन का कोई आ जाएगा हमारा कंपनी, तो उसका सामान बहुत अच्छा होगा, तो लोग तो वही खरीदेंगे, तो हमारा इंडियन प्रोडक्ट जो होगा वो कम बिकेगा। बिकेगा मतलब क्या कि लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं, इससे हमारे यहाँ का जो अपना प्रोडक्ट होगा ना वो नहीं बिकेगा मार्केट में। इसीलिए क्या होगा कि बाहर के प्रोडक्ट को, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट इसको ट्रेड बैरियर को लगाएं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्रीज वी आर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s। 1950s और 1960s में इंडस्ट्री वगैरह आना शुरू हो गया था, ठीक है, एंड कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन था ना, तो ये इम्पोर्ट्स जो था हमारा कह सकते हैं जो अलग अलग जगहों से, ये रोक लगाया था, अलाउड नहीं किया था कि इंडस्ट्री वगैरह सब यहाँ पे ला सके। दस क्या हुआ, इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली इसेंशियल आइटम। इंडिया तो मंगवा सकता था कुछ सामान, क्योंकि नो डाउट बहुत सारा मशीनरी है जो हम लोग विदेश से ही मंगवा सकते हैं, फॉरेन से ही मंगवा सकते हैं, जो कि उससे पॉसिबल नहीं है। उस पर चलाने के लिए, पावर के लिए पेट्रोलियम चाहिए, तो फुल्ली हम लोग रोक नहीं लगाए हैं, बट कुछ चीज़ों का जो कह सकते हैं इसेंशियल है, लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, इसका इम्पोर्ट होता था, क्योंकि इसके बिना नहीं हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। एक क्वेश्चन आता है कि
क्या इंडिया ही सिर्फ ऐसा कंट्री है जो ट्रेड बैरियर लगाया? नहीं, बहुत सारे कंट्री स्टार्टिंग में जब उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं था तो वो लगाया। तो इसलिए लिखा गया है कि ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। जितना भी डेवलप्ड कंट्री आज है ना, एक समय में वो अपना अर्ली स्टेजेस में वो अपने अपने कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने के लिए अपने कंट्री में ये ट्रेड बैरियर वो लगा है। हमारा इंडिया ही सिर्फ नहीं है। ठीक है, तो ये था। आगे देखते हैं। तो स्टार्टिंग अराउंड 1991, अब बात आ गया 1991 का। कह सकते हैं कि 1991 तक गवर्नमेंट को लगा कि हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब उस लायक हो गए हैं कि अब ये बाद बाकी कंट्री के प्रोडक्ट के साथ ये कंपटीशन कर सकते हैं। तो 1991 के अप्रॉक्स में क्या हुआ, एक नया पॉलिसी लाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है, द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विथ प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। मतलब अब वर्ल्ड लेवल पे हमारा प्रोड्यूसर सब कम्पीट करने के लिए तैयार हो चुका है। तो इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। अब नो डाउट कंपटीशन होगा तो क्या होगा, इससे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छा सामान बनाएंगे। मतलब क्या कि क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगा। आज देखिए स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे कुछ मोबाइल फ़ोन्स था, उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं था। आज के डेट में देखिए काफ़ी अलग अलग कंपनी का फ़ोन आ चुका है। तो इससे क्या हो रहा है कि सब कंपनी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है कि हम ये देंगे, हम इतना मेगापिक्सल कैमरा देंगे, तो हम इतना ज़्यादा रैम देंगे। इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मतलब कस्टमर को इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वही बोला गया है कि 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेयर रिमूव्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो वही बोला गया है कि जो बैरियर्स है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस है फॉरेन ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, वो अब हटा दिया गया 1991 में। ठीक है, काफ़ी बड़े लेवल पे अब कंपनी सब यहाँ आने लगा यहाँ। दिस मीन्ट दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली। अब क्या हुआ, सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान हो गया। और तो और फॉरेन कंपनीज भी अब यहाँ पे फैक्ट्री डालने लगे और अपना ऑफिसेज खोलने लगे। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, लिबरलाइजेशन को दिखाता है, मतलब फ्रीडम को, कि हाँ अब सभी कंपनी आप यहाँ पे आ सकते हैं, बस गवर्नमेंट्स कुछ टैक्स वगैरह उनसे लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, जैसा कि बात किए यहाँ पे लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन में यहाँ पे बात भी था कि क्या होता है, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर एक बार आया है टर्म तो इसको समझ लेते हैं कि रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। मतलब बैरियर रेस्ट्रिक्शन हटाना गवर्नमेंट के द्वारा, यही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। ठीक है, with the liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export। और लिबरलाइजेशन से क्या होता है कि जितने भी बिजनेस जो भी अलग अलग तरीके हैं ना, वो आप फ्रीली, मतलब आप आज़ाद हैं, आप आराम से, हाँ वो इलीगल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप गन वगैरह का सप्लाई करने लगे, ये इलीगल होता है। ठीक है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहने का मतलब है कि जो आप मेनली जो कह सकते हैं जो लीगल हो, आप उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं, फ्री हैं आप। द गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रेस्ट्रिक्शन, नो डाउट रेस्ट्रिक्शंस तो होता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, पहले की तुलना में काफ़ी कम, गवर्नमेंट बहुत कम अब पहले की तुलना में टैक्स लेते हैं। एंड इज़ देयर फोर सेड टू बी मोर लिबरल। अब कह सकते हैं गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा लिबरल कर दी है इस चीज़ के ऊपर में। तो यही था आपका इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर आपको G20 का एक टॉपिक है वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं वहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।